हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ लॉकडाउन में आप लोग सब सुरक्षित होंगे और घर पर होंगे। मैं डॉक्टर अमित कुमार। लास्ट क्लास मैंने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का पहला लेक्चर दिया था, आज दूसरा लेक्चर है। और इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग ये 6 टॉपिक डील करेंगे, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है रेंट रिसीव्ड फ्रॉम सब टेनेंट। कहने का मतलब ये हुआ, पहला टॉपिक में मैं साथ साथ एक्सप्लेन भी करते जाऊंगा, आप लोग इसको देखते जाना। रेंट रिसीव फ्रॉम सब टेनेंट कहने का मतलब ये होता है, सपोज मैंने लास्ट क्लास एक एग्जांपल दिया था, एक पर्सन है राम। राम का एक अपना घर है, ऑन करता है क्या चीज? एक एकोमोडेशन ऑन करता है, घर ऑन करता है। अच्छा, ये जो राम का घर है, ये घर को इसने लेट आउट किया। लेट आउट मतलब किराया, जो मैंने कल की क्लास में समझाया था। ये चीज लेट आउट जो किया है वो किसको किया है? तो श्याम को किया है। ये कौन बंदा? श्याम। अब श्याम ने क्या किया ना, श्याम इज नॉट द ओनर। श्याम क्या है? तो श्याम टेनेंट है। श्याम क्या है? टेनेंट है। अच्छा, श्याम ने क्या किया? इसी घर को वापस से सबलेट किया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सबलेट लगा। और सबलेट दिया किसको? तो सबलेट दिया मोहन को। फॉर एग्जांपल के लिए सबलेट किसको दिया? तो सबलेट जो दे रखा है वो मोहन को दे रखा है। सबलेट मोहन। तो मेरे को एक बात बताइए, कॉन्सेप्ट क्या है वो समझिए। श्याम रेंट का पैसा किसको देगा? राम को। रेंट का जो पैसा है वो राम को देगा। और मोहन जो रेंट का पैसा है वो किसको देगा? श्याम को देगा। तो ध्यान से समझेंगे, जो राम को जो इनकम हो रहा है, राम को जो इनकम हो रहा है, वो इनकम, राम को जो इनकम होगा वो इनकम टैक्सेबल होगा अंडर दी हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कहां पे टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पे टैक्सेबल होगा। लेकिन जैसे हम बात करते हैं श्याम वाले का इनकम जो मोहन से हो रहा है, तो ये जो इनकम है श्याम का, ये इनकम टैक्सेबल होगा अंडर दी हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस पर। कहां पे टैक्सेबल होगा? तो हमारा टैक्स में 5 हेड होते हैं, जैसा कि मैंने बताया था। तो ये कहां पे टैक्सेबल होगा? ये टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस पे टैक्सेबल होगा। कहने का मतलब क्या है समझेंगे। मैंने लास्ट क्लास 3 सिचुएशंस को कवर अप करा था कि अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो फिर टैक्स लगेगा आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, अनलेस अदरवाइज वो टैक्स नहीं लगेगा। उसमें पहला कंडीशन ये था कि जो मतलब घर, उसका घर का वो क्या होना चाहिए? मालिक होना चाहिए। जो एसएससी है वो घर का ऑनर होना चाहिए। इज इट श्याम इज द ऑनर ऑफ सच हाउस? तो नो। तो देन जो भी इनकम अगर इसके माध्यम से श्याम को अगर होता है इस घर के माध्यम से, तो फिर इस सिचुएशन पे टैक्स जो है वो लगेगा। लेकिन किस हेड पे लगेगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस पे लगेगा, ना कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से लगेगा। आई बात है समझ में? यही चीज मैंने डिस्कस किया था। रेंट रिसीव्ड फ्रॉम सब टेनेंट। सब टेनेंट कौन? श्याम। सब टेनेंट कौन? श्याम। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि सबलेटिंग भी इसको हम लोग बोलते हैं कि हमने घर को क्या किया? सबलेट लगाया। घर को क्या लगाया? सबलेट लगाया। किराए पे किराए लगाए, दूसरे को किराए पे दिया, दूसरे का मकान। दूसरा कॉन्सेप्ट है कंपोजिट रेंट। क्या डील होता है? कंपोजिट रेंट हम किसको बोलते हैं? सीधा सा एक कॉन्सेप्ट समझेंगे। मैं इसको मिटा रहा हूं, इसको नोट डाउन कर लेना आप सब देख के। सबलेटिंग कंपोजिट रेंट का मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझेंगे कंपोजिट रेंट का कॉन्सेप्ट को। कंपोजिट रेंट, कंपोजिट रेंट आप किसको कहेंगे? तो कंपोजिट रेंट आप कहेंगे, सहजता के लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। हमारा 1 करोड़ का घर है, 1 करोड़ का घर है। 1 करोड़ का घर है, 1 करोड़ का घर है। 1 करोड़ का घर है, 1 करोड़ का घर है। 1 करोड़ का घर है, 1 करोड़ का घर है। 1 करोड़ का घर है, 1 करोड़ का घर है। 1 करोड़ का घर है, 1 करोड़ का घर है। 1 करोड़ का घर है, 1 करोड़ का घर है। 1 करोड़ का घर है, 1 करोड़ का घर है। 1 करोड़ का घर है, 1 करोड़ का घर है। 1 करोड़ का घर है, 1 करोड़ का घर है। 1 करोड़ का घर है, 1 करोड़ का घर है। 1 करोड़ का घर है, 1 करोड़ का घर है। 1 करोड़ का घर है, 1 करोड़ का घर है। 1 करोड़ का घर है, 1 करोड़ का घर है। 1 करोड़ का घर है, 1 करोड़ का घर है। 1 करोड़ का घर है, 1 करोड़ का घर है। 1 करोड़ का घर है, 1 करोड़ का घर है। 1 करोड़ का घर है, 1 करोड़ का घर है। 1 करोड़ का घर है, 1
लेट आउट लगाया है हमने घर, लेट आउट लगाया, लेट आउट किया। अच्छा, लेट आउट जो किया है वो दो अलग अलग घर किए हैं, मैं फोटो भी बना देता हूं। एक घर ये है सिंपल सा। अच्छा, दूसरा घर आपका ये है। इस घर पे ना, इस घर पे ये मैंने टेबल बना दिया, ये मैंने पंखे बना दिए, ये मैंने और भी इसमें कुछ एसी बना दिया, देन टीवी बना दिया, तो कुछ ऐसे हैं। और ये आपका एक घर। एक बात बता रहा हूं मैं, ये आपका जो पहला हाउस है, हाउस हुआ ए, इसका नाम दिया मैंने हाउस ए, इसका नाम दिया मैंने हाउस बी। हाउस ए जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपका घर दिया जा रहा है, मतलब यहाँ पे आपके सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंशियल हाउस दिए जा रहे हैं, घर दिए जा रहे हैं। लेकिन आपका हाउस बी में, मैं हाउस बी में हमारे पास क्या है, तो हाउस बी में हमारे पास हाउस भी है प्लस फर्नीचर भी है, प्लस क्या है आपका फर्नीचर भी है। आई बात समझ में? हाउस बी में आपका हाउस भी है और क्या है, फर्नीचर भी है। हमने इस घर को लेट आउट दिया है, इस घर को लेट आउट दिया है, तो यहां से जो रेंट मिलेगा उस रेंट को हम लोग नाम देंगे सिंपल रेंट। हम लोग क्या नाम देंगे, सिंपल रेंट। क्यों देंगे? क्योंकि हमारा जो टैक्स लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ, जो रेंट मिलेगा सॉरी, वो सिर्फ और सिर्फ एकोमोडेशंस के लिए मिल रहा है, घर के लिए मिल रहा है। लेकिन अगर हम इस बिल्डिंग का बात करें तो इसमें जो रेंट मिलेगा हमें, इस रेंट को हम लोग नाम देते हैं कंपोजिट रेंट। ये तो क्लियर हो गया कि कंपोजिट रेंट बोला किसको जाता है। तो कंपोजिट रेंट किसको बोला जाता है, आपका घर का भी किराया दिया जा रहा है, साथ में फर्नीचर के भी किराए मिल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक हॉस्टल में शिफ्ट कर रहा हूं, तो हॉस्टल में शिफ्ट कर रहा हूं तो हॉस्टल में पहले से टेबल लगे हुए हैं, पंखे लगे हुए हैं, टीवी लगे हुए, एसी लगे हुए हैं। तो मेरे को जो मेरा लैंडलॉर्ड रेंट चार्ज करेगा वो कौन सा रेंट चार्ज करेगा, वो रेंट कंपोजिट रेंट चार्ज करेगा, दोनों का मिला करके चार्ज करेगा। लेकिन अगर मैं एक फ्लैट लेता हूं तो फ्लैट में कुछ नहीं कहते हैं, बस नॉर्मल घर दिए जाते हैं, तो वो जो घर है ये आपका सिंपल रेंट चार्ज करता है। अब देखेंगे एक चीज मैं बता रहा हूं, सिंपल रेंट जो है ये टैक्सेबल हो जाएगा, ये टैक्सेबल हो जाएगा अंडर दी हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पे टैक्सेबल होगा। लेकिन कंपोजिट रेंट के लिए क्या होगा, मैं यहां पे दिखाता हूं। कंपोजिट रेंट का टैक्सेबल अमाउंट कैसे होगा वो देखिए। कंपोजिट रेंट, तो कंपोजिट रेंट का दो कहानी है, पहला हम इसको स्प्लिट अप कर रहे हैं, स्प्लिटिंग अप, और दूसरा नॉट पॉसिबल टू स्प्लिट अप। कहने का मतलब मैंने यहां पे वैल्यू ऑफ हाउस को अलग कर दिया और दूसरा वैल्यू ऑफ फर्नीचर को अलग कर दिया। जो हमको फैसिलिटी मिल रहा था उसको हमने अलग कर दिया। तो जो वैल्यू ऑफ हाउस है ये टैक्सेबल हो जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पे, और जो वैल्यू ऑफ फर्नीचर है या तो पीजीबीपी पे टैक्सेबल होगा यदि आप उसका बिजनेस करते हैं तो, या तो फिर आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस पे टैक्सेबल होगा। ये चीज हमेशा याद रखेंगे, ये शॉर्ट नोट में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूजीसी नेट के एग्जामिनेशंस। तो मैंने क्या बोला, अगर कंपोजिट रेंट को आप स्प्लिटिंग अप कर सकते हैं, आप तोड़ सकते हैं, तो जो घर का वैल्यू आएगा उस वैल्यू को टैक्स लगेगा वैल्यू ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पे। लेकिन अगर हम बात करें फर्नीचर का, तो फर्नीचर का जो टैक्स होगा वो या तो प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन पे लगेगा टैक्स, या तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस पे लगेगा। अब मैं बात कर रहा हूं वैसे केसेस में जहां पे आप उसको स्प्लिटिंग अप नहीं कर सकते हैं, मतलब आप दोनों का वैल्यू को अलग अलग नहीं शो ऑफ कर सकते हैं। तो इस केस में टैक्सेबल तो होगा,
टैक्सेबल होगा किस हेड में, तो अंडर दी हेड या तो पीजीबीपी पे टैक्सेबल होगा या तो फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस पे टैक्सेबल होगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पे कभी भी टैक्स नहीं लगेगा, याद रहेगा ये चीज। तो ये दो कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया। पहला कॉन्सेप्ट था सब टेनेंट का, दूसरा कॉन्सेप्ट था कंपोजिट रेंट का। अब मैं बातें करता हूं तीसरा कॉन्सेप्ट को। लिखा हुआ है लेट आउट ऑफ बिल्डिंग विथ याद रखना, बिल्डिंग को हमने लेट आउट लगाया है किसके साथ, मशीनरी के साथ या किसके साथ, फर्नीचर के साथ। जैसे कुछ एग्जांपल में दे रहा हूं, कुछ ऐसे बिल्डिंग होते हैं जिस बिल्डिंग को बिना फर्नीचर या बिना मशीनरी के हम रेंट में दे ही नहीं सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सिनेमा हॉल इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दैट केसेस। तो सिनेमा हॉल अगर है तो बिना मशीन का, बिना इक्विपमेंट का, बिना फर्नीचर का क्या पॉसिबल है कि हम उसको रेंट में लगाएं, तो कभी नहीं। तो एक चीज याद रखना, कभी भी अगर वैसे घर जो हमने लेट आउट लगाया और साथ में मशीन के साथ लगाया, बिना मशीन के साथ वैसे घर को मैं लेट आउट ही नहीं दे सकता हूं, तो इस केस में ये घर पे टैक्स लगेगा। और टैक्सेबल किस हेड में होगा, तो अंडर दी हेड या तो पीजीबीपी पे होगा या तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में होगा। एक लाइन में अगर मैं समझाऊं तो क्या ये कंपोजिट रेंट का कॉन्सेप्ट को फुलफिल कर रहा है, तो बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि कंपोजिट रेंट में भी घर भी लगते थे और फर्नीचर भी मिलते थे। हम उसको सेग्रीगेट नहीं कर पा रहे, यहां पे भी हम उस चीज को सेग्रीगेट नहीं कर पा रहे हैं, अलग अलग नहीं कर पा रहे। तो जब अलग अलग नहीं कर पाएंगे तो हमारा टैक्सेबल किस हेड पे होगा, या तो पीजीबीपी पे होगा या तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस पे होगा। यहां पे भी सेम वही कॉन्सेप्ट है। चलिए तो अब आगे देखिए, अगर हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो सबसे मजेदार कॉन्सेप्ट है, और वो है इनकम फ्रॉम पेइंग गेस्ट, पीजी जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन मत मान लेना, ठीक है ना, ये आपका पीजी है, पेइंग गेस्ट। आप मेट्रो सिटी में, इवन आज के डेट में तो हर एक सिटी में ये चीज फैसिलिटी मिल गया है कि हमारा जो स्टूडेंट लोग होते हैं जो कहीं बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, वो उसके पास तीन ऑप्शन होता है, या तो फ्लैट ले लें, या तो हॉस्टल में रह जाए, या तो फिर वो पीजी में रहे। ये तीन ऑप्शंस होते हैं। तो अगर हमारा पीजी में वो बंदा रह रहा है तो ऑनर को वो क्या देगा, रेंट देगा। पीजी में पेइंग गेस्ट अगर कोई बंदा रह रहा है तो ऑनर को क्या देगा, रेंट देगा। तो क्या ऑनर का इनकम हाउस प्रॉपर्टी पे टैक्स होगा, तो याद रखना हाउस प्रॉपर्टी पे कभी टैक्स नहीं लगेगा। ये चीज ऑलवेज रिमेंबर रखना। ये फिर से टैक्स कहां लगेगा, तो ये फिर से अगेन टैक्स लगेगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। ये कहां पे टैक्स लगेगा, तो टैक्स लगेगा बट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में लगेगा। मतलब यदि आपका कोई घर है, वो घर को वो घर में आपने पीजी रख रखा है, 2-4 स्टूडेंट को रख रखा है कि आओ मेरे घर पे पढ़ो, खाना पीना मैं तेरे को देता हूँ, एसी उसी सब मैं देता हूँ, तुम बदले में मेरे को 10,000 रुपए महीने देना। तो क्या वो 10,000 रुपए का टैक्स लगेगा, तो बिल्कुल लगेगा। लेकिन किस हेड पे लगेगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस पे लगेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं हम लोग, एग्जम्प्टेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कुछ ऐसे भी इनकम है जो इनकम पे टैक्स नहीं लगता है, मतलब अगर आपको उससे रेंट मिलता है तो वो टैक्स नहीं लगता। अब कौन कौन से वैसे हैं, तो सबसे पहला अगर आपको देखना है तो मैं यहां पे इसको मैं मिटा के लिख रहा हूं। कुछ ऐसे घर हैं जिस घर पे टैक्स जो है वो नहीं लगता है, मतलब उस घर पे अगर इनकम हो तो आपको टैक्स नहीं लगता है। अब वो घर कौन कौन सा है वो देखेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट फर्स्ट, एग्जम्प्टेड इनकम की बातें मैं कर रहा हूं। एग्जम्प्टेड इनकम फ्रॉम किसका, तो हाउस प्रॉपर्टी का। चलिए देखिए हाउस प्रॉपर्टी का एग्जम्प्टेड इनकम में सबसे पहला है आपका फार्म हाउस। अगर आपका घर को रेंट में दिया है किस पर्पस के लिए, फार्म हाउस के लिए, तो आपका उस घर पे होने वाले इनकम
इनकम पे इनकम टैक्स फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं लगेगा, मतलब वो एग्जम्प्टेड माना जाता है। दूसरा आपका स्कूल हो गया, देन इसके बाद चैरिटेबल ट्रस्ट हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए। तो आपने ये सब काम के लिए अपने घर को दे रखा है एंड भी अदर एक्सेट्रा, तो ये इस पे भी आपका टैक्स नहीं लगेगा, इससे होने वाले इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। तीसरा है आपका कोई पॉलिटिकल पार्टी को आपने टैक्स दे रहा, पॉलिटिकल पार्टी को आपने क्या किया है, तो पॉलिटिकल पार्टी को आपने रेंट पे दे रखा है, जैसे बीजेपी को आपने रेंट पे दिया, कांग्रेस को रेंट पे, कोई भी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी को अगर आपने घर रेंट पे दिया है तो उससे होने वाले रेंट पे भी टैक्स नहीं लगेगा। हाँ, बशर्ते उसमें ये नहीं कि मैं पर्सन की बातें नहीं कर रहा हूं, मैं पार्टी की बातें कर रहा हूं। मतलब जैसे आपने जो घर किराए पे दिया उसमें वो बंदा ने एक बीजेपी का कार्यालय खोला है, ऑफिस खोल रखा है, तो टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा लास्ट ऑप्शन है, आपने कोई घर को गोडाउन के लिए यूज करने के लिए दे रखा है, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं समझाऊं कि बिजनेस पर्पस एफसीआई बेस्ट एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो अगर आपने कोई घर को किसी का गोडाउन बनाने के पर्पस से अगर आपने दे रखा है और वो उसका बिजनेस से रिलेटेड है, तो इस पे भी आपका इनकम नहीं लगेगा। आई बातें समझ में? तो ये चार पार्ट है जिसके जो टैक्स एग्जम्प्टेड इनकम माना जाता है किस हेड पे, तो वो आपका माना जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पे टैक्स नहीं लगेगा, बल्कि ये कहीं नहीं लगता है। आई बातें समझ में? नाउ लास्ट ऑप्शन है डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 फ्रॉम जीएबी। डिडक्शन किस सेक्शन के तहत? 24 के तहत आपका क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा। तो चलिए इसको मैं देखता हूं डिडक्शन।